दोस्तों अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग मोबाइल से भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बस आपको सब्सक्राइब बटन के ऊपर जो है क्लिक मारना है, जैसा कि मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ अपने मोबाइल से। और इसके साथ ही आपको दोस्तों ये घंटी का आइकन जो है राइट साइड में, इसके ऊपर भी क्लिक मारना है ताकि हम रेगुलर नोटिफिकेशंस आप लोगों के पास जो भी हमारी वीडियोज़ हैं वो पहुँच जाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। हाय दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं टेक ब्लू। और आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है, फाइनेंस से रिलेटेड है। तो काफ़ी लोगों ने मेरे से क्वेश्चंस पूछे, काफ़ी लोगों ने कहा कि आप जो है इसके बारे में वीडियो बनाइए। बेसिकली एसआईपी के बारे में हमारे सब्सक्राइबर उन्होंने बोला है एसआईपी के बारे में बनाइए, आप एसबीआई म्यूचुअल फंड जो ब्लू चिप है उसके बारे में बनाइए, या फिर ईएलएसएस के बारे में भी एक सब्सक्राइबर ने बोला था, म्यूचुअल फंड के बारे में बोला था बनाइए। तो आज ये जो वीडियो है कम्प्लीटली डेडिकेटेड उन्हीं 3 टॉपिक से रिलेटेड है। पहले हम समझेंगे कि ये तीनों चीज़ें होती क्या हैं बिल्कुल डिटेल्ड वे में, ठीक है। और फिर मैं वीडियो को ज़्यादा नहीं बड़ा करना चाहूँगा, तो मैं पहले तो आपको इस वीडियो में सब कुछ समझाऊंगा ये बेसिकली है क्या। फिर अगली एक वीडियो मैं बनाऊंगा जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि ऑनलाइन कैसे एसआईपी खरीदें, ऑनलाइन कैसे एसआईपी लें। बेसिकली एसआईपी मतलब सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान ऑनलाइन कैसे खरीदें। तो उसके लिए एक अलग वीडियो होगी। और आज का वीडियो का मेन जो है, हम समझेंगे चीज़ों को कि ये क्या क्या चीज़ें हैं, क्या है, कैसे काम करती हैं, और क्या चीज़ हमें बेनिफिशियल है लेने के लिए, हम कैसे जज करें चीज़ों को लेने के लिए। अगर हम लेने जा रहे हैं म्यूचुअल फंड या फिर एसआईपी या फिर ईएलएसएस, तो क्या है ये बेसिकली। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि जो भी चीज़ें जो डिटेल्स मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा, मैं ऑलरेडी हमेशा कोई भी वीडियो बनाता हूँ उससे पहले लिख लेता हूँ जो भी चीज़ें जो मुझे बतानी है। इससे मुझे ये फ़ायदा रहता है और आप लोगों को भी ये फ़ायदा रहेगा अगर आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखेंगे, जो भी मैं बताता हूँ उनको डिटेल्स वे में लिखा होता है, ताकि अगर कोई मेरी वीडियो बीच में छोड़ता है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पढ़ सकता है। या फिर जो भी, अगर मान लीजिए पूरी डिटेल्स मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नहीं आती है, तो जो भी सब कुछ मैंने लिखा है वो मैं अपनी वेबसाइट जो है www.techblue.com पे डाल देता हूँ, जितनी भी इन्फॉर्मेशन है। तो आप वहाँ से भी जाके पढ़ सकते हैं, वहाँ पे वीडियो का भी लिंक होता है, वहाँ से भी देख सकते हैं जो भी है। तो जितनी भी डिटेल्स है आपको यहाँ मिलेंगी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, और वेबसाइट में भी मिलेंगी। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप यहाँ पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। और मेरी जो एक और साइट है asktekbulu.com, ask-techbulu.com, उसमें भी जाके आप क्वेश्चंस डाल सकते हैं। अगर मुझे आंसर नहीं पता तो और लोग जो उस वेबसाइट पर विजिट करते हैं वो भी आंसर दे सकते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं दोस्तों कि म्यूचुअल फंड क्या होता है। मैंने थोड़ा सा ऑर्डर वाइज लिखा है यहाँ पे, जैसा आप मेरी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। मैंने वीडियो पहले स्टार्ट करी बनाने की, एसआईपी आज करेंगे, केवल एसआईपी बताएंगे। लेकिन जब मैंने धीरे धीरे पढ़ा, चीज़ें समझी, क्योंकि मुझे भी थोड़े डाउट्स थे, तो मुझे समझ में आया कि ये सब चीज़ें इंटर रिलेटेड हैं। तो इसीलिए मैंने ये वीडियो तीनों के लिए बनाई है, ईएलएसएस, म्यूचुअल फंड और एसआईपी के बारे में। तो सबसे पहले हम समझते हैं दोस्तों म्यूचुअल फंड क्या होता है। म्यूचुअल फंड का दोस्तों का मतलब है कि आप ऐसे मान लीजिए, देखिए आप शेयर मार्केट में जो लोग इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जाते हैं शेयर मार्केट में, हमने डीमैट अकाउंट खुलवाया है। जैसे अब हमने क्या किया, एक शेयर खरीदा, 10 शेयर खरीदे मान लीजिए एक कंपनी के, अपने मतलब पैसे के हिसाब से जितने हमारे पास मनी है। मान लीजिए 500 रुपये का वो एक शेयर है, तो हम मान लीजिए 2 ही खरीद पाए, या फिर 50 रुपये का एक शेयर है तो हम मान लीजिए 10 खरीद पाए, इस टाइप से जो भी है। तो हमने शेयर्स खरीदे और कम दामों पे खरीदे। हमने देखा मार्केट गिरा हुआ है या फिर उस शेयर की कीमत कम है, तो हमने कम दामों में खरीदे। और 3-4 दिन बाद या फिर जब भी आपको सहूलियत लगी, 1 साल बाद, 2 साल बाद, 10 साल बाद, जब आपको लगा कि इसका प्राइस अच्छा हो गया है, तो हमने उसे बेच दिया। और जो भी हमारा जो डिफरेंस होता है वो हमारा प्रॉफिट हो जाता है या फिर लॉस हो जाता है। अगर उसकी कीमत जो है पहले के मुकाबले कम है, और अगर उसकी कीमत पहले के मुकाबले ज़्यादा है, तो हमें वो प्रॉफिट हो जाता है। और कुछ कमीशन होता है, हमने जिस कहना चाहिए जिस ब्रोकर के थ्रू लिए, या तो वो ब्रोकर कमीशन खा रहा है, या फिर किसी वेबसाइट के थ्रू हम, जैसे ICICI direct.com है, या फिर इसी तरीके से रिलायंस की है, रेलीगेयर, बहुत सारे, रेलीगेयर सॉरी मैं गलत कह गया, ICICI की, HDFC की है साइट अलग, जैसे शेयर्स में डील करने की। कोटक का भी अपना डीमैट अकाउंट खोलते हैं वो लोग, तो वहाँ से आप ले सकते हैं। तो उन लोगों की ब्रोकरेज होती है अलग अलग। जब भी आप खरीदेंगे उसकी ब्रोकरेज होगी, जब भी आप बेचेंगे उसकी ब्रोकरेज होगी, बेचते वक्त आपको उनको देनी पड़ेगी। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे वो अपना जो वेब पोर्टल आपको प्रोवाइड कर रहा है, खरीदने बेचने का जो सिस्टम दे रहे हैं, जो उन्होंने लाइसेंस लिया है, तो उसके वो कुछ पैसे वसूलते हैं, ठीक है। अब दोस्तों अगर हम ऐसे खरीदते हैं, जाते हैं नॉर्मल, हम शेयर्स खरीदते हैं, जाके शेयर्स बेचते हैं, तो दोस्तों बहुत सारे ऐसे चांसेस होते हैं कि देखिए हम एक्सपर्ट नहीं होते, ठीक है। शेयर मार्केट में काफ़ी वो लोग पैसा कमा पाते हैं जो लोग एक्सपर्ट होते हैं, बेसिकली जो जानते हैं कि किस समय हमें कब पैसा लगाना है,
कब हमें जो है निकालना है पैसा, उन्हें अच्छे से पता होता है। उन्हें ये पता होता है कि भाई इसका जो है दाम आने वाले टाइम में हो सकता है गिर सकता है, और वो लोग अपने आप को बिजनेस अवेयर होते हैं। वो लोग देखते रहते हैं न्यूज़ में, कंपनी के बारे में पढ़ते रहते हैं, तभी उस कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, उन शेयर्स में पैसा इन्वेस्ट करते हैं। जब उन्हें लगता है कि हो सकता है आने वाला टाइम में ये जो है पैसा और बढ़ेगा तो उसको रख के, अगर नहीं बढ़ेगा तो उसको निकाल लेते हैं। ये सारी चीज़ें अलग है। अब दोस्तों, नॉर्मल आदमी के लिए शेयर्स में इन्वेस्ट करना, शेयर्स में जाना, अब मान लीजिए शेयर्स है या कुछ भी है, तो उसमें थोड़ा सा रिस्की है पार्ट, क्योंकि हमें नहीं पता कब बढ़ेगा कब गिरेगा, या हमने इतने एनालिसिस नहीं करे, हमने इतना ज्ञान नहीं है। तो सबसे अच्छा जो इन्वेस्टमेंट ऑप्शन माना जाता है उसके बाद, मतलब उससे बेटर उसे माना जाता है दोस्तों म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड का दोस्तों मतलब होता है कि कंपनियां क्या करती हैं, कंपनीज जो है डिवाइड कर लेती हैं। मतलब जो जैसे ये जो कंपनीज होती हैं, मान लीजिए कोटक है, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होती हैं, ये क्या करती हैं, ये ग्रुप कर लेती हैं पर्टिकुलर कंपनीज को। जैसे अगर मैं मान लूँ जैसे कि ब्लू चिप फंड निकाला किसी ने, तो ब्लू चिप का मतलब है उसमें जितनी भी आईटी से रिलेटेड या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कंपनियों के, उन्होंने क्या करती हैं, वो एक ग्रुप बना लेती हैं वो सारी कंपनियों को जो उन्हें पसंद है, ठीक है। और वो क्या करती हैं, उन्हीं उस ग्रुप में उन्हीं कंपनीज के शेयर्स को खरीदती हैं, ठीक है। और किन पैसों से खरीदते हैं, जो आप लोग इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। तो उनकी साइड पे आप मान लीजिए एक लॉजिकल उन्होंने बना दिया कि भैया ये ग्रुप है, ब्लू चिप का फंड है, ये है डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है, ये है फाइनेंस का पोर्टफोलियो है, ये फाइनेंस का म्यूचुअल फंड है, ये आपका जो है ब्लू चिप का फंड है, ये आपका बैंकिंग सेक्टर का इन्होंने म्यूचुअल फंड बना दिया। तो कंपनियों ने अपने अपने हिसाब से म्यूचुअल फंड इस तरीके से बना रखे हैं, ग्रुप बना रखे हैं, और उसके अंदर वो लोग उन्हीं स्पेसिफिक कंपनी जो जिसको लेकर उन्होंने ग्रुप बनाया है लॉजिकली, मतलब अपने सिस्टम में, उन्हीं के शेयर्स खरीदती हैं वो, ठीक है। अब वो पैसा कहाँ से आता है, जो हम लोग इन्वेस्ट करते हैं। तो एक तरीके से मानिए कि वो हमारे बिहाफ में शेयर्स खरीद रही हैं उन कंपनीज के जिनका स्पेसिफिक उन्होंने ग्रुप बना रखा है, ठीक है। अब आजकल जो म्यूचुअल फंड्स हैं वो इससे रिलेटेड भी हैं, इन ग्रुप से रिलेटेड भी, और कई मैंने म्यूचुअल फंड्स देखे जो डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो रखते हैं। मतलब कि उन्होंने क्या किया है कि ज़रूरी नहीं है कि उन्होंने बैंकिंग वाले कंपनीज के ही सारे शेयर्स खरीद रही हैं, वो डिफरेंट कुछ बैंकिंग के ले लिए जो अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। तो जो इस ग्रुप, इन ग्रुप्स को मैनेज करती हैं, जो कंपनियों में जो मैनेज करते हैं, वो उनके बेसिकली कहलाते हैं फंड मैनेजर। फंड मैनेजर का मतलब है कि ना कि वो लोग कस्टमर्स से, जो हम लोग हैं जैसे इन्वेस्ट करें, हम लोगों का लिया हुआ पैसा वो अपनी देख रेख में, अपनी नॉलेज के हिसाब से उन कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। उन कंपनीज में इन्वेस्ट करना मतलब कि जो उन्होंने ग्रुप बनाया, ठीक है, मान लीजिए बैंकिंग का ग्रुप बनाया उन्होंने, बैंकिंग का म्यूचुअल फंड बनाया। अब उस बैंकिंग के म्यूचुअल फंड के अंदर उन्होंने इंडिया में जितने भी बैंक हैं, उस ग्रुप के अंदर जो भी पैसा लोगों से इकट्ठा हुआ, उन्हीं बैंकों के शेयर्स खरीदे उसके अंदर, ठीक है। अब दोस्तों क्या होता है कि जैसे ये म्यूचुअल फंड बनाया, उन्होंने शेयर्स खरीदे। अब डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो, जैसे मैंने बताया कि डाइवर्सिफाइड का मतलब है कि ज़रूरी नहीं है कि उन्होंने एक किसी टाइप का ग्रुप बनाया कि सब बैंकिंग के ही है। हो सकता है उन्होंने कोई नया ऐसा ग्रुप बनाया, डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बोलते हैं, जिसके अंदर उन्हें जो लगता है, उनके फंड मैनेजर को लगता है कि भाई ये कंपनियां इसमें फील्ड में अच्छा कर रही हैं, कुछ ऑटोमोबाइल में कर रही हैं, कुछ आईटी में कर रही हैं, कुछ बैंकिंग में कर रही हैं, कुछ फाइनेंस में कर रही हैं। तो उनको एक ग्रुप करके उन्होंने एक ग्रुप बना दिया, उनको एक क्लब करके एक ग्रुप बना दिया। और हम लोगों ने मान लीजिए उस म्यूचुअल फंड में पैसा डाला, मान लीजिए उनके ग्रुप में हमने पैसा डाला, तो उन्होंने क्या किया, उस पैसे से तुरंत ही कुछ इक्विटीज़ बोलते हैं शेयर्स को, वो उन कंपनीज़ के खरीदे। और एक वैल्यू होती है, NAV बोलते हैं दोस्तों। NAV का मतलब है नेट एसेट वैल्यू। नेट एसेट वैल्यू दोस्तों क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ। नेट एसेट वैल्यू होता है जैसे कि एक पर्टिकुलर, जैसे शेयर होता है दोस्तों, मान लीजिए इस कंपनी के शेयर का दाम इतना है, जैसे मान लीजिए भारतीय एयरटेल का दाम 150 रुपये है एक शेयर का, ठीक है। तो ऐसी NAV बोलते हैं, नेट एसेट वैल्यू। इसमें पर्टिकुलर जो फंड आपको दिया गया है, जो म्यूचुअल फंड में आपने इन्वेस्ट करा है, आपको NAV दिए जाते हैं। NAV एक वर्चुअल टर्म है, एक लॉजिकल टर्म है कि आपको एक NAV मिला। अब एक NAV की वैल्यू कितनी है वो डिपेंड करती है कि कितना पैसा इन्वेस्ट हुआ है और कितना जो है उस पर्टिकुलर शेयर की वैल्यू चल रही है। अब उसकी एक कैलकुलेशन है, वो मैं बताता हूँ आपको। वो निकालने के लिए यहाँ पे मैंने जैसे लिख रखा है, मैं आपको पढ़ के बताता हूँ, ध्यान से समझिएगा। नेट एसेट वैल्यू ऑफ ए म्यूचुअल फंड इज द प्राइस एट विच यूनिट्स ऑफ ए म्यूचुअल फंड आर बॉट एंड सोल्ड। मतलब जैसे आज के टाइम पे, जैसे मैंने आज कंपनी ने मेरे लिए NAV खरीद के दे दिया मुझे, मान लीजिए मैंने 5,000 रुपये इन्वेस्ट करे, ठीक है। अब उन 5,000 के बदले उन्होंने मुझे 20 NAV दे दिए, 20 NAV। और हर NAV की वैल्यू जो है आप डिवाइड कर लीजिए, 5,000 डिवाइड बाय 20 कर लीजिए, तो हर एक NAV की वैल्यू इतनी है।
मतलब कि आज के टाइम पे जो आज का दिन है, उस दिन पर्टिकुलर जो भी उनके पोर्टफोलियो में, जो भी उनके ग्रुप में, पोर्टफोलियो बोलते हैं, जो भी उनके म्यूचुअल फंड के ग्रुप में या पोर्टफोलियो में जितने भी उनके इक्विटीज़ है, जितने भी बैंकिंग के या जो जिस भी चीज़ का लिया है आपने, जितनी भी शेयर्स हैं, उन सब की वैल्यू आज के दिन इतनी है, और उस हिसाब से उन्होंने एक एनएवी की वैल्यू इतनी निकाली, और उस हिसाब से आपको जो है इतने एनएवी दे दिए। अब ये सब ऑटोमेटिक प्रोसेस होता है, आपको जानने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी आप एक चीज़ समझिए कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ये सब कुछ शेयर मार्केट पे डिपेंड कर रहा है। क्यों? क्योंकि मान लीजिए आज के टाइम पे, जैसे जो आपने मान लीजिए बैंकिंग सेक्टर का से रिलेटेड म्यूचुअल फंड खरीदा, ठीक है, तो अब जितने भी बैंक हैं आज के टाइम पे अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, और बहुत ज़्यादा उनकी शेयर की वैल्यू है, तो आपके जो एनएवी आपको जो मिलेंगे 5,000 रुपये इन्वेस्ट करने के बाद, वो आपको मान लीजिए, फॉर एग्जाम्पल मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 10 ही मिलते हैं, 10 ही मिलते हैं, क्योंकि उनकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है। अब ऐसे मान लीजिए कि आप एक कंपनी का शेयर खरीदने जाते हैं, ठीक है, कंपनी के शेयर खरीदने जाते हैं, अब उस पर्टिकुलर एक शेयर की कीमत 1,000 रुपये है आज के टाइम, तो आपके पास 5,000 रुपये, तो आप 5 ही ले पाएंगे, ठीक है। अब मान लीजिए 10 दिन बाद वो शेयर्स के दाम कम होते हैं, ठीक है, तो उस हिसाब से अब वो जो शेयर था 1,000 से 500 पे आ जाता है, ठीक है, और आपके पास 5,000 रुपये हैं, तो आप कितने ले पाएंगे दोस्तों? 10 ले पाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप मानिए कि ना, कि पहले मैं 5 ले पा रहा था, अब मैं 10 ले पा रहा हूँ, क्योंकि वैल्यू कम हो गई। इसी हिसाब से दोस्तों एनएवी होता है, वो एक तरीके से कैलकुलेशन कह लीजिए, सिंपल कैलकुलेशन होती है, ज़्यादा टफ नहीं है, कि जितना पैसा लगा हुआ है कंपनीज में और जितनी परफॉर्मेंस है और कितना, और उसको उसमें से माइनस कर दिया जाता है जो भी एक्सपेंडिचर है, जो खरीदने का, जो ब्रोकरेज वगैरह उन कंपनीज ने दिया आगे स्टॉक एक्सचेंजेस को, या फिर जो भी एक्सपेंडिचर अपना निकाला है वेबसाइट का, जो भी कुछ है, लायबिलिटीज़ वगैरह निकाल के एनएवी कैलकुलेट होता है। तो अब जैसे मैंने बताया कि एग्जांपल, पहले तो मेरे पास कम एनएवी, मतलब कम वैल्यू के शेयर आए, तो जब मेरा मार्केट जो बढ़ा हुआ है और मैंने उसी बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड जो है ग्रुप में म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करा, तो मुझे एनएवी कम मिलेंगे। अब आगे मार्केट गिर जाता है सेम उन कंपनीज का बैंकिंग से रिलेटेड, तो मुझे जो है एनएवी ज़्यादा मिल जाएंगे। तो ये इसलिए मानी जाती है कि यूज़फुल है लॉन्ग टर्म में। क्यों? क्योंकि देखिए दोस्तों, अब देखिए डायरेक्टली इनडायरेक्टली, डायरेक्टली माने तो ये कनेक्टेड ही है शेयर मार्केट से, क्योंकि म्यूचुअल फंड का मतलब है डायरेक्टली हमारे बिहाफ में फंड मैनेजर जो है जाके पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, और उसके बदले हमें एनएवी दे रहा है, एक वर्चुअल वैल्यू दे रहा है, एक वर्चुअल चीज़ दे रहा है, और वो रिलेट करती है डायरेक्टली प्राइस पे, किसके? उन शेयर्स के जो उस पोर्टफोलियो या उस ग्रुप में है, ठीक है दोस्तों। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली, डायरेक्टली ही कहेंगे हम कि उस पर जो है डिपेंड कर रहा है, ठीक है। अब दोस्तों आप शेयर्स में भी जाते हैं तो आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है, ठीक है, आपने आज खरीदा कल बेचा, लेकिन म्यूचुअल फंड में ये फ़ायदा रहता है कि आप इन्वेस्टमेंट करिए, आप लमसम एक बार में करते हैं तो म्यूचुअल फंड में डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट माना जाता है इसको, ठीक है, और आप उसको देखते रहिए कि भाई बढ़ रहा है, कम हो रहा है, या जो भी है, ठीक है, तो आपको जो है पैसे उस हिसाब से मिलते रहते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए अब आप लगातार 3 साल तक पैसा रखे रहते हैं उस म्यूचुअल फंड में, ठीक है, तो आज उस एनएवी आपने जो है खरीदे थे उस 5,000 रुपये के, ठीक है, अब मान लीजिए उसकी वैल्यू हो गई कितनी, आपने 10 खरीदे थे, ठीक है, अब उन 10 एनएवी की वैल्यू आगे मार्केट बढ़ता है तो कितनी हो जाएगी, मान लीजिए उसके जो पैसा आपका लगा हुआ था उसके बदले आपको जो है एनएवी आपके बढ़ गए, तो आपको उस पर्टिकुलर, अब जो 10 थे दोस्तों, मान लीजिए जैसे मैंने बताया आपको 10 एनएवी आपने खरीदे जब एक साथ पैसा लगाया, ठीक है, आज से 3 साल बाद, पहले जब आपने खरीदा एक एनएवी की वैल्यू 10 रुपये थी, तो और आपके पास 10 ही थे उस समय, आपने जब खरीदे पैसा लगाया, 10 एनएवी आपके हाथ में आया और हर एक की कीमत मान लीजिए 10 रुपये है, तो 100 रुपये है आपके पास, तो 3 साल बाद जो है मान लीजिए वो हर एनएवी की वैल्यू जो है डबल हो जाती है, 20 रुपये, तो आपके पास 200 रुपये आ गए ना हाथ में। इस तरीके से ये मार्केट चलता है, मतलब कि डायरेक्टली ये डिपेंड कर रहा है शेयर मार्केट पे, ठीक है। अब दोस्तों लमसम आप इन्वेस्टमेंट कर देते हैं म्यूचुअल फंड में, सो दैट इज़ नॉट गुड, क्योंकि आप जब इन्वेस्ट कर रहे हैं दोस्तों, हो सकता है मार्केट उस समय उठा हुआ हो, आपने जब 10 एनएवी खरीदे, और बाद में जब आपने जो है बेचना चाहा 2.5 साल बाद, 3 साल बाद, तो वो जो वैल्यू थी, मान लीजिए उस समय जब आपने खरीदा 10 रुपये का एक एनएवी आपको पड़ा था, आपने 100 रुपये इन्वेस्ट करे और 10 एनएवी लिया है, ठीक है, नेट एसेट वैल्यू के बोलते हैं जो, तो वो आपने लिया। अब मान लीजिए ऐसे 3 साल बाद जो था मार्केट सही नहीं रहा, ठीक है, कम हो गया, 5 रुपये हो गया हर एनएवी की वैल्यू, तो आपके तो 50 रुपये ही रह गया ना। तो इसीलिए बोला जाता है कि स्मार्टली इन्वेस्ट करिए, ठीक है। इसलिए एसआईपी की टर्म आती है दोस्तों। एसआईपी का मतलब होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। अब मैं बताता हूँ ये क्या होता है। कभी भी दोस्तों आप पैसा डालते हैं शेयर मार्केट में, तो इकट्ठा, जो स्मार्ट इन्वेस्टर है कभी भी इकट्ठा नहीं लगाते होंगे, राइट। तो हम लोग क्या करते हैं हमेशा थोड़ा थोड़ा, देखिए हम जैसे लोन लेते हैं तो हम लोग जो है ईएमआई चुकाते हैं, ठीक है।
अब दोस्तों ईएमआई चुका के हमने पहले स्टार्टिंग में ही बड़ी गाड़ी ले ली या घर ले लिया, उसके बाद हम ईएमआई चुका रहे हैं, तो हमारे पास ऑलरेडी जो है वो कहना चाहिए घर आ गया। ठीक है, अब घर जो है प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी की कीमत तो बढ़ेगी ऑब्वियसली आज से 10 साल बाद, तो हमें नुकसान नहीं है, क्योंकि हम आज की डेट में आज से 10 साल बाद जो है हम ईएमआई उस उतने ही रुपए की दे रहे हैं, कम दे रहे हैं, लेकिन हमारी जो एसेट की वैल्यू है वो बढ़ रही है। तो सेम केस हेयर होता है, यहाँ पे होता है एसआईपी के मामले में। एसआईपी में क्या होता है, आप एक रेगुलर मंथली या फिर क्वार्टरली या फिर हर वीकली आप कुछ पैसा जमा करते रहते हैं, और उसके बदले उस समय जो मार्केट में जो उस पोर्टफोलियो में जो एनएवी की वैल्यू चल रही है उस हिसाब से आपको, जैसे मान लीजिए आज मैंने 1000 रुपये डाले, हर वीकली में डालता हूँ, तो आज जो उस पर्टिकुलर पोर्टफोलियो में एनएवी की जो वैल्यू चल रही है उस हिसाब से मुझे वो पर्टिकुलर एनएवी मिल गया। मान लीजिए मैंने 1000 रुपये इन्वेस्ट करे और हर एनएवी की वैल्यू जो है मान लीजिए 100 रुपये है, तो मेरे पास 10 एनएवी आज की डेट में मिल गए। अब कल उसकी कीमत बढ़ती है तो मुझे जो एनएवी कम मिलेंगे, 5 मिलेंगे, मान लीजिए डबल, मतलब जो है डबल हो जाती है कीमत, हर एनएवी की वैल्यू की जो है 200 रुपये हो जाती है, तो मुझे जो है 5 मिलेंगे। इसी हिसाब से दोस्तों हिसाब किताब चलता है। अब अगले दिन फिर कम हो जाती है तो मुझे जो है एनएवी ज़्यादा मिल जाएंगे। तो इसी हिसाब से अगर आप देखें, आपको हर हफ्ते अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या हर मंथली कर रहे हैं, उस दिन पर्टिकुलर जो जैसे आपको कहना चाहिए उस दिन पर्टिकुलर जो प्राइस है उसी हिसाब से आपको जो है एनएवी एलोकेट कर दिए जाते हैं। अब आप करते रहिए इन्वेस्टमेंट, थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट करते रहिए, हर मंथली, वीकली या जैसे भी आप करना चाहें, क्वार्टरली। तो आप 3 साल बाद या 2 साल बाद जब उसको उठा के ऑन एन एवरेज लेंगे, आप देखेंगे तो आपको नुकसान नहीं होगा कभी। क्यों? क्योंकि किसी टाइम तो वो एनएवी की वैल्यू ज़्यादा थी, ठीक है, ज़्यादा अच्छा मार्केट था, ऊंचा चल रहा था, तब आपको कम मिले थे। किसी टाइम कम थी, आपको एनएवी ज़्यादा मिल गए थे, तो वो जो कम वाले एनएवी थे उनकी वैल्यू जो है ज़्यादा वाले के बराबर ऑन एन एवरेज करा जाए तो आपको कभी लॉस में नहीं जाएंगे आप। तो इसीलिए बोला जाता है एसआईपी में इन्वेस्ट करिए। ठीक है, क्यों एसआईपी में? क्योंकि आप रेगुलर जो है रेगुलर पेमेंट्स कर रहे हैं, आप रेगुलर बेसिकली जो है एसआईपी में इन्वेस्ट कर रहे हैं एसआईपी में, और आपको जो है एनएवी जो है मिलते जा रहे हैं लगातार। तो ऑन एन एवरेज जब वो इकट्ठे होंगे तो उनकी कीमत जो है एवरेज से थोड़ा ऊपर ही होगी। ठीक है, हो सकता है कि अगर बहुत बेकार फंड मैनेजर है तो उसकी कम हो जाए, लेकिन ज़्यादातर जो अगर आप अच्छा फंड मैनेजर चूज़ करते हैं, अच्छे आप म्यूचुअल फंड चूज़ करते हैं, तो आपको जो है ज़्यादा मिलेगा। अब दोस्तों म्यूचुअल फंड और एसआईपी का क्या नाता है? एसआईपी एक टेक्निक है पैसे इन्वेस्ट करने की म्यूचुअल फंड में, कोई फ़र्क नहीं है। म्यूचुअल फंड में ही आप पैसा लगा रहे हैं, लेकिन एसआईपी के थ्रू। एसआईपी का मतलब क्या मैंने बताया? सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। मतलब आप हर महीने या हर क्वार्टरली या हर वीकली आप कुछ कुछ पैसा जमा कर रहे हैं और उसके बदले आपको एनएवी मिल रहा है। अब म्यूचुअल फंड में अगर आप डायरेक्ट पैसा लगाते हैं, एक बार में पैसा लेके खरीद लेते हैं, ठीक है, तो वो आप डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। लेकिन एसआईपी के थ्रू कर रहे हैं, एसआईपी बांध रहे हैं, मतलब कि आप एक तरीके से लोन की किस्त बांध रहे हैं, और आप जो है हर हफ्ते आपको जो आपने पैसा जमा करा उस हिसाब से आपको एनएवी मिल गए। तो इसे बोलते हैं सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, कि आप रेगुलरली पेमेंट करके जो है आप डेली बेसिस पे या मंथली बेसिस पे आपको जो है एनएवी एलोकेट हो रहे हैं, आपने इकट्ठा पैसा नहीं डाला है। तो इससे क्या होता है कि दोस्तों एक फ़ायदा ये रहता है कि आपने थोड़ा थोड़ा पैसा करके जमा करा, से 2 साल बाद 3 साल बाद आपको जो है इकट्ठा जो पैसा मिलेगा उसकी जो कीमत है उस पर जो ब्याज दर मिलेगी, हो सकता है 20% पे आपको पैसा मिले जो आप आज तक जमा करते आए थे। ठीक है, हो सकता है 30% में मिले, हो सकता है 10% में मिले, कोई बड़ी बात नहीं है अगर बहुत बेकार फंड मैनेजर है। और उस पर जो पैसा होता है दोस्तों, जो वो पैसा एक्यूमुलेट हो रहा है, जो एनएवी की वैल्यू हो रही है, वो कंपाउंडेड भी होता है। रिकरिंग डिपॉजिट आप लोगों ने सुना होगा कि जो आपको इंटरेस्ट मिल रहा है वो इंटरेस्ट वाला पैसा आपके प्रिंसिपल में ही ऐड हो रहा है, और उस पर जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो फिर प्रिंसिपल पे ऐड हो रहा है, उस टोटल पैसे पे फिर आपको इंटरेस्ट मिल रहा है। तो इसी तरीके से यहाँ पे भी होता है, क्योंकि आपका पैसा जो है आपके टाइम के साथ जो है ग्रो करता रहता है। ठीक है, एवरेज आपका एक तो एवरेज मिल रहा है आपको, कम ज़्यादा एनएवी जब आपको मिले थे ऑन एन एवरेज करके आपके पास काफ़ी सारे इकट्ठे हो गए, और दूसरी चीज़ जो है उस पर जो है इंटरेस्ट जो मिल रहा है वही उस पर जो है ऐड होके आपके और एनएवी आपको दिला रहा है और ख़रीदवा रहा है। तो ये चीज़ जो होती है ये समझनी बहुत ज़रूरी है। तो ये दोस्तों डिफरेंस होता है। बेसिकली डिफरेंस कुछ नहीं होता, म्यूचुअल फंड में ही इन्वेस्टमेंट है, लेकिन ये एसआईपी एक तरीका है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का, सेफली और कहना चाहिए बेटर वे है। ठीक है, अब दोस्तों तीसरी चीज़ होती है वो होती है ईएलएसएस। बहुत ध्यान से सुनिएगा, ईएलएसएस बहुत अच्छा क्वेश्चन था, एक सब्सक्राइबर ने पूछा था। ईएलएसएस मतलब है एम्प्लॉय लिंक्ड सब्सिडी स्कीम। मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको सब दिखाऊंगा अभी। इक्विटी लिंक्ड, सॉरी एम्प्लॉय लिंक कह रहा हूँ, इट्स इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम। इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम क्या होती है? अब ये दोस्तों वो म्यूचुअल फंड होते हैं जिसमें अगर आप कुछ पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो आप एज ए
टैक्स प्रूफ दिखा सकते हैं। टैक्स प्रूफ इन द सेंस कि आप ऐसे ये दिखा सकते हैं आपको टैक्स में रिबेट मिलेगी। जब आप आईटी रिटर्न भरने जाएंगे तो आपको कुछ रिबेट मिल जाएगी। मतलब जैसे मैंने बताया ना, हम एनपीएस है आप लोग इन्वेस्ट करते हैं, या फिर कहना चाहिए आपने कोई योजना ले रखी है, पेंशन योजना है कुछ ले रखी है, तो आपको टैक्स में, इनकम टैक्स में छूट मिलेगी। तो ईएलएसएस वही फंड कहलाते हैं, वही म्यूचुअल फंड कहलाते हैं। ये डिफरेंट म्यूचुअल फंड्स होते म्यूचुअल फंड ही हैं सेम, लेकिन इन म्यूचुअल फंड्स को एक ये दे दिया जाता है, एक बेनिफिट दे दिया जाता है कि अगर आप इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो आपको जो है बेसिकली इनकम टैक्स में छूट मिलेगी जो आप पैसा जमा कर रहे हैं 80C के तहत। ठीक है, तो ये वो होते हैं। अब लेकिन दोस्तों इसमें भी कुछ डिसएडवांटेजेस है, मैं आपको बताता हूँ। पहले मैं शुरुआत से ले चलता हूँ, एक बार जो जो मैंने चीज़ें समझाई बताता चलता हूँ आपको। तो एसआईपी मैंने बता दिया कि देखिए कंटिन्यूसली आप पैसा लगा रहे हैं म्यूचुअल फंड में ही, तो उसको बोलते हैं बेसिकली एसआईपी बोलते हैं। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों एनएवी भी मैं आपको बता चुका हूँ। और ये पैसा एसआईपी अच्छा पैसा क्यों देता है, क्योंकि इसमें रिकरिंग डिपॉजिट प्लस आपका जो ऑन एन एवरेज जो आपका निकल के आ रहा है एनएवी जब आप खरीद रहे हैं, तो वो एनएवी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं लास्ट में इकट्ठे होकर, और उस समय जो कीमत हो रही होती है हो सकता है वो बहुत अच्छी हो, आपके पर एनएवी की वैल्यू जो है बहुत अच्छी हो। ठीक है, तो इसलिए आपका पैसा जो है बहुत अच्छे तरीके से ग्रो करता है इसमें। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैंने जो है यहाँ पे लिखी। कंपाउंडिंग कहते हैं और रुपी कॉस्ट एवरेजिंग बोलते हैं इस चीज़ को, इस पर्टिकुलर टर्म को। अब दोस्तों क्या होता है कि ना कि हमेशा ध्यान रखिएगा कभी भी आप इक्विटी वाले जो फंड्स लें, म्यूचुअल फंड किसी में भी इन्वेस्ट करें, तो हमेशा ध्यान रखिए जो इक्विटी बेस्ड है। अब बहुत सारे टाइप के होते हैं म्यूचुअल फंड भी, इक्विटी बेस्ड भी होते हैं, कुछ लिक्विड होते हैं, और कई सारे टाइप के होते हैं। तो मैं आज इक्विटी बेस्ड ही बात कर रहा हूँ। तो इक्विटी वाले अगर आप लेते हैं जैसे, तो कभी भी पैसा जो है 1 साल से पहले मत निकालिएगा, आपका अच्छा खासा टैक्स कट जाएगा। ठीक है, 15% शायद टैक्स होता है। दूसरा, अगर आप नॉन इक्विटी फंड्स लेते हैं, लिक्विड वाले या कोई और लेते हैं, ठीक है, तो उस चीज़ में ध्यान रखिएगा कि पैसा जब है 3 साल के अंदर ही निकाल लें, 1 साल और 3 साल के अंदर ही निकाल लें, तो आपको जो इनकम टैक्स का स्लैब है उस समय जो पड़ेगा उस हिसाब से आपका जो है टैक्स कटेगा। लेकिन अगर आप 3 साल से ऊपर तक रखते हैं पैसा उस म्यूचुअल फंड में, तो आपको जो है 20% एक्स्ट्रा, 20% आपका डिडक्शन टैक्स या कुछ होता है वो लगता है, तो वो ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अब दोस्तों हम चूज़ कैसे करें कि ये म्यूचुअल फंड अच्छा है ये बेकार है। तो दोस्तों एक होती है क्रिजल रेटिंग, क्रिसल रेटिंग होती है। क्रिसल रेटिंग क्या होती है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, स्टैंडर्ड एंड पुअर की एक कंपनी है, ये बाहर की। इन्होंने क्या किया, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई, और ये क्या करती है, म्यूचुअल फंड्स को एनालाइज करती है और हर क्वार्टरली एक रेटिंग निकालती है। जितने भी म्यूचुअल फंड है उनको रैंकिंग दे रखी है 1 2 3 4। रैंक 1 वाला बहुत अच्छा, रैंक 2 वाला उससे बेकार, और इस हिसाब से रैंकिंग दे रखी है। और ये जितने भी ईएलएसएस वाले म्यूचुअल फंड है या कोई भी म्यूचुअल फंड है, सबकी रैंकिंग निकालती है। तो मैं अभी आपको दिखाऊंगा, और इसके फुल फॉर्म है क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विसेज ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो ये बेसिकली जो रेटिंग निकालती है, आप यहाँ पे भी चेक कर सकते हैं इनकी रेटिंग, यहाँ पे जो मैंने लिंक दे रखा है यहाँ पे देख सकते हैं। दूसरी चीज़ दोस्तों, मेन थिंग बहुत इंपॉर्टेंट है इन्वेस्ट करने से पहले, कि आप ये चीज़ देखिए कि उस जो जिसमें भी आप इन्वेस्ट कर रहे हैं पिछले 3 साल की परफॉर्मेंस कैसी रही है उस म्यूचुअल फंड की। ठीक है, और कभी वो लॉस में, ज़्यादातर लॉस में तो नहीं रहता, प्रॉफिट में ही रहता है, कितना % रिटर्न दे रहा है। ठीक है, और बेटर है कि आप एक ही म्यूचुअल फंड में ना इन्वेस्ट करें। आप अगर पैसा डालने, मान लीजिए 5,000 रुपये हम मंथली डाल सकते हैं, तो आप 2,500 एक म्यूचुअल फंड में डालिए, 2,500 एक म्यूचुअल फंड में डालिए। ठीक है, आप भी अपनी तरफ से एक एवरेज बना के चलिए। उससे फ़ायदा ये रहेगा कि मान लीजिए जिस म्यूचुअल फंड में आपने डाला वो आज तो परफॉर्म अच्छा कर रहा है, लेकिन अगर शेयर मार्केट कल को गिरता है तो अच्छा नहीं कर रहा है इस हिसाब से। क्योंकि देखिए दोस्तों, अगर रिसेशन भी आता है तो इसी तरीके से आता है कि आईटी इंडस्ट्री का आ गया एक बार में, या फिर बैंकिंग सेक्टर का आ गया, बैंकिंग सेक्टर के जो शेयर्स हैं उनके पैसे जो है कम हो गए काफ़ी, इस हिसाब से। ठीक है, अब मेन रिक्वायरमेंट जो होती है एसआईपी खरीदने से पहले या म्यूचुअल फंड खरीदने से पहले दोस्तों बहुत ज़रूरी है, वो होती है हमारी पैन कार्ड हमें चाहिए होता है, बैंक अकाउंट की डिटेल्स, और तीसरा केवाईसी होना बहुत ज़रूरी है। केवाईसी दोस्तों होता है आपका नो योर कस्टमर, मतलब जो आपका आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ वगैरह लेते हैं, फ़ोटोग्राफ वगैरह लेते हैं, और आपके बैंक डिटेल्स वगैरह लेंगे, और उसके बिहाफ पे आपको ऑथराइज़ करेंगे, तभी आपको जो है केवाईसी मतलब आपका जो है कंप्लीट हो जाएगा। अब दोस्तों ध्यान रखिए, जिनके पास भी डीमैट अकाउंट होते हैं उनका ऑलरेडी केवाईसी हो चुका होता है ज़्यादातर। ठीक है, लेकिन जैसे केवाईसी हो चुका होता है उनको दोबारा कराने की ज़रूरत नहीं है, और ये केवल एक ही बार होता है केवाईसी। अब गवर्नमेंट अगर जैसे कभी करती है तो बहुत ज़्यादा कह देती है कि 2 साल या 3 साल पे होना चाहिए। कई बार ऐसा हुआ है, मतलब लास्ट टाइम मेरा जब केवाईसी हुआ था बहुत पहले, 10 साल पहले, उसके बाद दोबारा करवाया था केवाईसी गवर्नमेंट ने, 3 4 साल पहले हुआ था। तो वो बैंक करा देते हैं कई बार, अगर आपका डीमैट अकाउंट खोल रहे हैं, या फिर आप खुद भी करा सकते हो।
खुद कराने के लिए आपको एजेंसी की ज़रूरत होती है। एजेंसी आपको पता होनी चाहिए कि केवाईसी की एजेंसी कौन कौन सी हैं, तो उनके मैंने लिंक यहाँ पे दे रखे हैं। अगर आपको केवाईसी खुद कराना चाहते हैं, आप म्यूचुअल फंड खुद खरीदना चाहते हैं, तो आप केवाईसी खुद करा सकते हैं। ये यहाँ पे 4-5 लिंक है, और इनके हर ज़्यादातर बड़े बड़े शहरों में जो है ऑफिसेज होते हैं, तो आप वहाँ पे जाके फॉर्म इनका डाउनलोड करिए इनकी वेबसाइट से और जाके जमा कर सकते हैं। अब आपको कैसे पता लगे कि मेरा केवाईसी हो चुका है, ये भी मैं बता देता हूँ। तो ये 5 लिंक हैं, इनमें जाके आप जो है ये 5 वेबसाइट्स पे जाके आप चेक कर सकते हैं, क्योंकि आप किसी भी एक वेबसाइट से करा लीजिए, आपको एक ही बार कराना है केवाईसी, बाकी 5 वेबसाइट्स पर वो चीज़ अपीयर हो जाएगी ऑटोमेटिकली। तो मतलब इन 5 में से किसी भी एक कंपनी में जाके करा लीजिए, आपका केवाईसी हो जाएगा। बाकी में कुछ कराने की ज़रूरत नहीं, किसी भी एक से करा सकते हैं आप। और कहीं भी आप सर्च मारेंगे इन 5 वेबसाइट में, मैं अभी आपको दिखाऊंगा, तो आपको सेम इन्फॉर्मेशन दिखाएगा। अगर आपका ऑलरेडी हो रखा है कि इस कंपनी के थ्रू हुआ है या इस कंपनी के थ्रू हुआ है। मैं आपको जैसे दिखाता हूँ दोस्तों, तो मान लीजिए ये पहली वाली कंपनी है, मैं इस पर क्लिक मारता हूँ, और दूसरी भी हम खोल लेते हैं। NDLM की है दूसरी कंपनी, तो ठीक है, ये पहली वाली कंपनी है दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ पे आपको जानना है कि आपका केवाईसी हो गया है कि नहीं हो गया, तो आप यहाँ पे केवाईसी इंक्वायरी पे क्लिक मारिएगा, ठीक है। और यहाँ पे आपको जो है अपना पैन नंबर डालना होगा। मैं अपना पैन नंबर डाल देता हूँ, बट आई विल नॉट शो इट टू यू, ठीक है। और यहाँ पे आपको कैप्चा डालना है, सॉरी 57034, और यहाँ पे हम सबमिट पे क्लिक मार देते हैं। तो अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने चीज़ें जैसे छुपा रखी हैं। यहाँ पे आपको दिखा रहा है कि ये केवाईसी किसके थ्रू हुआ है, इसी वेबसाइट के थ्रू हुआ है, CVL KRA के थ्रू। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या दिखा रहा है, केवाईसी रजिस्टर्ड न्यू केवाईसी, मतलब ये ऑलरेडी हो चुका है। और यहाँ पे केवाईसी मोड नॉर्मल है, ठीक है, यानी कि मेरा केवाईसी ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। अगर मैंने किसी और एजेंसी से कराया होता है, या जिस बैंक ने मेरा डीमैट अकाउंट करवाया था या खुलवाया था, या जिस बैंक ने मेरा कराया है केवाईसी, तो वो जिस भी से भी कराया होता उसके आगे यहाँ पे मेरा लिख के आ जाता है, ठीक है। और ये लास्ट मेरा केवाईसी कब हुआ है दोस्तों, 2012 में हुआ था। स्टेटस कब का है, 20/5/2015 का है, ठीक है। तो ये मेरा केवाईसी हो चुका है। अगर यहाँ पे कोई दिक्कत होती है तो यहाँ पे होल्ड रीजन में आपको दिखा देता है। अब सेम चीज़ अगर मैं यहाँ पे चेक करने जाऊँ NDLM की वेबसाइट पे, और यहाँ पे केवाईसी इंक्वायरी पे क्लिक करूँ, मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, तो आपको सिर्फ सेम चीज़ करनी है, क्योंकि डाटा सबका सेम है इन 5 कंपनीज का, SPS, ठीक है। हम यहाँ पर डाल देते हैं 4437 और सर्च पे क्लिक मारते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे भी मेरा दिखा रहा है केवाईसी रजिस्टर्ड हो चुका है, मेरा केवाईसी ऑलरेडी। केवाईसी रजिस्टर्ड विथ CVL KRA, मतलब ये जो पहली वाली कंपनी थी उसके थ्रू मेरा जो है केवाईसी हो चुका है। तो आप भी चेक कर सकते हैं अगर आपका केवाईसी हो चुका है, या फिर होल्ड है, या फिर कंप्लीट हो चुका है, तो इन 5 वेबसाइट से जाके चेक कर सकते हैं। अब दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ, जैसे आपको देखना है कि साइट, मतलब आप देखना चाहते हैं कि टॉप में म्यूचुअल फंड अभी कौन से चल रहे हैं, मैं कौन सा लूँ, या फिर उनकी परफॉर्मेंस कैसी चल रही है। तो एक बहुत अच्छी साइट है दोस्तों, moneycontrol.com, ठीक है, बहुत अच्छी फाइनेंस की साइट है। तो उसका एक मैंने लिंक दिया है, डायरेक्टली आप जहाँ पे देखें, आपको साइट पे जाके अगर आप सर्च मारेंगे तो आपको थोड़ा टाइम लगेगा सर्च करने में कि मैं सही जगह आया हूँ कि नहीं। तो मैंने डायरेक्टली यहाँ पे लिंक दे रखा है। अब जैसे मैं इस लिंक पे क्लिक मारता हूँ, आपको दिखाता हूँ, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे टॉप रैंक म्यूचुअल फंड आपको यहाँ पे दिखा रहा है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो टॉप रैंक में है, लार्ज कैप मतलब होता है दोस्तों कि वो कंपनीज जिनके शेयर की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, ठीक है। स्मॉल और मिड कैप मतलब मिडिल है या एवरेज है, जिनकी शेयर, जिन कंपनीज के शेयर की वैल्यू और उनको मिला के जो ग्रुप बनाया गया है, ठीक है। अब जैसे ये जो आप देख पा रहे हैं ICICI प्रूडेंशियल टॉप 100 फंड, इसमें आप देखिए रैंक 1 है। ये जितने भी ये जो इस पेज पे दिखा रहे हैं वो रैंक 1 वाले दिखा रहे हैं, और यहाँ से आप सॉर्ट कर सकते हैं। क्रिजिल की म्यूचुअल फंड की रैंक 1 के जितने भी म्यूचुअल फंड हैं उन सब की यहाँ पे दिखा रहा है। तो ये म्यूचुअल फंड का नाम है दोस्तों, ICICI प्रूडेंशियल टॉप 100, बिरला SL स्मॉल, ये टॉप 100 मतलब मिड कैप फंड, ये जो है इसका जो है म्यूचुअल फंड का नाम है। अब इसके अंदर जो जो कंपनियाँ हैं दोस्तों, उनके शेयर की वैल्यू जो है स्मॉल या मीडियम कैपेसिटी की होंगी। तो ये जो ग्रुप है इसके अंदर उन्हीं कंपनीज के शेयर खरीदते हैं ये लोग जिनकी वैल्यू जो है स्मॉल या मीडियम कैपेसिटी इसकी है, ठीक है। अगला है दोस्तों डाइवर्सिफाइड इक्विटी। डाइवर्सिफाइड मतलब कि इस ग्रुप के अंदर जो फंड मैनेजर जो इसको मैनेज कर रहा है, ठीक है, बिरला सन लाइफ का जो बंदा होगा वो
या जो भी पर्टिकुलर सिस्टम होगा वो उसने क्या कर रखा है, डाइवर्सिफाइड का मतलब है कि कुछ आईटी की कंपनीज ले ली, उनके शेयर खरीद लेता है, चूज़ कर रखी है उसने कि मैं इस ग्रुप के अंदर इन 2 आईटी कंपनीज़ के लूँगा, इन 2 ऑटोमोबाइल कंपनीज़ के लूँगा, या फिर 2 इंश्योरेंस कंपनी के लूँगा, 2 बैंकिंग सेक्टर की कंपनीज़ के लूँगा। ठीक है। अब अगला ये देखिए थीमेटिक इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इसके अंदर दोस्तों आप देख सकते हैं कि जो भी थर्मल से रिलेटेड कंपनीज़ हैं, तो एल इसको मैनेज कर रही है, म्यूचुअल फंड को चलाती है। जो भी थर्मल से रिलेटेड कंपनीज़ हैं उन्हीं के शेयर खरीदते हैं यहाँ पे। ठीक है। ELSS मैंने बताया, एम्प्लॉय लिंक्ड सर्विसेज स्कीम, यानी कि टैक्स सेवर। जो ये म्यूचुअल फंड है टैक्स सेवर है, इसके अंदर आप जो भी पैसा, अब मैं आपको बताता हूँ ELSS का एक डिसएडवांटेजेस क्या है। आप दोस्तों SIP में पैसा कभी भी डालेंगे ना, जैसे जो भी ELSS के अलावा जिस भी म्यूचुअल फंड में डालेंगे, तो आप कभी भी डाल के निकाल सकते हैं। ठीक है। लेकिन दोस्तों अगर आप ELSS वाले में डालते हैं तो ये देखिए दोस्तों क्या लिखा है साहब, आप केवल 3 साल बाद ही निकाल सकते हैं। मतलब 3 साल का इन्वेस्टमेंट होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर दोस्तों जैसे मैंने आज पैसा डाला, ठीक है, और मान लीजिए मैंने 6 महीने बाद पैसा निकाल लिया, तो एक तरीके से गवर्नमेंट को तो लॉस ही हो गया ना, क्योंकि मैंने वो जो पैसा था वो एज ए टैक्स सेविंग में भी दिखा दिया आपने, और वो मैंने 6 महीने बाद निकाल भी लिया अपना। ठीक है। तो इसलिए गवर्नमेंट ने क्या किया है कि अगर आप इन म्यूचुअल फंड में ELSS में इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो भी ELSS के म्यूचुअल फंड्स हैं, ELSS मतलब एक नाम दे दिया गया, जो भी टैक्स सेविंग वाले म्यूचुअल फंड होते हैं उनको ELSS नाम दे दिया गया। तो जब भी आप इन म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपका जो लॉक इन पीरियड है वो 3 साल का है। मतलब आप 3 साल बाद ही पैसा निकाल सकते हैं। तो इस चीज़ को थोड़ा ध्यान रखिएगा। ELSS में तभी इन्वेस्ट करें जब आपको लॉक करना है पैसा, क्योंकि अगर आप विदाउट ELSS वाले जितने भी म्यूचुअल फंड में जाएंगे तो आप कभी भी पैसा डाल सकते हैं, कभी भी निकाल सकते हैं। ठीक है। तो इस चीज़ का थोड़ा जो है दोस्तों ध्यान रखिएगा। और दोस्तों एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है, एक होता है डायरेक्ट प्लान और एक होता है रेगुलर प्लान। मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पे अगर आप यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे सबके आगे जैसे लिखा है, जैसे ऐसे ही प्रूडेंशियल, ये बार बार हाईलाइट हो रहा है, डायरेक्ट लिखा है, डायरेक्ट लिखा है, रेगुलर लिखा है। ठीक है। ये डायरेक्ट लिखा है, ये रेगुलर वाला होगा, डायरेक्ट लिखा है, डायरेक्ट लिखा है, ये रेगुलर होगा। तो दोस्तों डायरेक्ट वाले वो म्यूचुअल फंड होते हैं जो कि आप डायरेक्टली उनकी साइट से जाके खरीद सकते हैं। आप किसी भी साइट से जाके खरीद सकते हैं। ठीक है। अब मान लीजिए मैं कोटक में गया, कोटक की साइट पे वो कोटक के फंड उठा लिए, तो मैं डायरेक्ट वाले ही उठा सकता हूँ। ठीक है। अब जो रेगुलर वाले होते हैं दोस्तों, वो होते हैं म्यूचुअल फंड जो कि ब्रोकर्स देते हैं या थर्ड पार्टी एजेंट्स देते हैं, या फिर अलग अलग एजेंसी से अगर आपने म्यूचुअल फंड बाई किए किसी और ब्रोकर के थ्रू, तो ये वो वाले म्यूचुअल फंड होते हैं। अब दोस्तों इसमें लॉस होता है। अगर आप जो रेगुलर वाले खरीदेंगे ना, अगर आप जैसे किसी ब्रोकर के थ्रू खरीद रहे हैं किसी के थ्रू, तो वो कुछ पैसा तो आपसे चार्ज कर रहा है, लेकिन जो कुछ बीच में जो मिडिल में जो पैसा जो है बाद में नेट एसेट वैल्यू जो निकल के आएगी वो थोड़ी कम होगी, क्योंकि उसमें जो बीच में कमीशन है वो उन ब्रोकर एजेंट्स का भी है और उनका भी है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट वाले में ही खुद आप जाके पैसा डालिए, ऑनलाइन जो है आप खुद इन्वेस्ट करिए, तो डायरेक्ट वाले बेटर हैं, आपको जो है सेविंग जो है ज़्यादा देंगे। अब इसके अलावा दोस्तों ये तो हमने सब बता दिया आपको। अब जो मेन चीज़ थी, हम चल रहे थे म्यूचुअल फंड में, यहाँ पे दिखा रहे थे। तो अब जैसे यहाँ पे आप देखिए थीमेटिक है, ELSS है, ये इंडेक्स है। तो ये इंडेक्स वाले दोस्तों वो होते हैं कि निफ्टी के इन्होंने उठा लिए, ETF वाले, ये बहुत सारी चीज़ें हैं, आप लोग खुद पढ़ेंगे, आप लोग खुद समझ जाएंगे। डेबिट के, लॉन्ग टर्म के बॉन्ड हैं, ये जैसे बॉन्ड वाला जितने भी बॉन्ड कंपनी ने निकाले हुए हैं, UTI ने, ICICI प्रूडेंशियल ने या रोबेक इन्होंने, तो इसके इन्होंने बॉन्ड वाले पर्टिकुलर जो है बॉन्ड्स के उठा के इन्होंने म्यूचुअल फंड बना दिया है। ठीक है। इसी तरीके से क्रेडिट अपॉर्चुनिटीज़, इन्वेस्टमेंट, गिल्ट, लॉन्ग टर्म, MIP एग्रेसिव, लिक्विड वाले, तो ये शायद कैश का होता है लिक्विड वाला, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट। तो ठीक है। तो इस तरीके से अब दोस्तों मेन चीज़ है जो मैं बता रहा था, अगर आपको सर्च मानना है तो यहाँ पे आप जाके रैंक वाइज चेक कर सकते हैं कि कौन कौन से रैंक 1 पे हैं, कौन कौन से क्रिजल के हिसाब से रैंक 2 पे हैं। और ये जो दोस्तों डाटा है, यहाँ पे क्लिक मार दीजिएगा गो, ये देखिए ये चेंज हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पे ये जो डाटा है दोस्तों, ये लेटेस्ट अपडेट होता रहता है इस साइट पे, मनी कंट्रोल पे, बहुत अच्छी साइट है। तो मैंने इसका डायरेक्टली लिंक इसी पेज का दिया है आप लोगों को। ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ें आप यहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। तो ये लेटेस्ट जो क्वार्टर एंड हुआ था मार्च का डेटा है, लेटेस्ट अपडेटेड जो क्रिजल ने रेटिंग्स निकाली थी। तो म्यूचुअल फंड जैसे 1 वाले पे ही चलते हैं यहाँ पे। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों कि ये सब रैंक 1 वाले हैं। ठीक है। अब देखिए आप एक चीज़ कि इसके एक NAV की वैल्यू कितनी है, 300 रुपये। मतलब ये कितना
जो है कितना कहना चाहिए कितना वैल्यू वाला शेयर है, अगर ऐसे मैं मानूँ। और एक देखिए आप इसमें इसमें जो एक एन की वैल्यू है ये 31 रुपये है केवल। तो आप देखिए कि इसके हिसाब से इसके पास एन बहुत सारे शेयर्स होंगे इसके पास अच्छे खासे पैसे के, लेकिन उनकी वैल्यू बहुत कम है। ठीक है। इसी तरीके से अगर आप देखें यहाँ पे एक एन की वैल्यू कितनी है, 644 रुपये। मतलब जैसे मैं 300 रुपये वाला मान लेता हूँ, तो अगर मैं जैसे 1000 रुपये इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो मुझे केवल 3 एन ही मिलेंगे, क्योंकि 3 3 9, 900 रुपये, यानी कि मेरे 3 एन खरीदने में चले जाएंगे। 100 रुपये मेरे पास ऐसे ही पड़े रहेंगे जब तक कि अगला मैं अगली मैं कहना चाहिए इंस्टॉलमेंट देखिए उसको इकट्ठा ना करूँ उसके बराबर, उस पैसे के बराबर। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पे 300 रुपये है, तो मतलब मैं अगर 1000 रुपये इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो 3 ही एन खरीद पाऊँगा। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अब दोस्तों अगली चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे आप वैल्यू देखिए। 300 रुपये तो है और बहुत कम एन देता है, लेकिन इसकी वैल्यू कितनी है, 1500 करोड़ रुपए है केवल, यहाँ पे आप देखिए। ठीक है। लेकिन ये जो 31 रुपये वाला है इसकी वैल्यू देखिए आप 1910 करोड़ रुपए है। अब ये 30 रुपये वाले एन की वैल्यू देखिए 6335 करोड़ रुपए। तो ये बहुत चीज़ें माइंड में रखनी होती हैं, लेकिन जो मेन चीज़ है जो हम लोगों को देखनी है वो होता है रिटर्न कितना दे रहा है। तो आप यहाँ पे देखिए 1 साल में इसने पिछले रिटर्न कितना दिया है, आप ये देखिए कितना हैरान हो जाएंगे। अब नॉर्मल आप पैसा इन्वेस्ट करेंगे बैंक्स में तो आपको 8 या 5-6% का ब्याज मिलता है केवल। ठीक है। एफडी करा देते हैं, आरडी करा देते हैं, या कोई योजना में डाल देते हैं तो 8 साढ़े 8% मिलता है। लेकिन इसमें देखिए आप कितना मिल रहा है, 34%, 33.9%, 32% पिछले 1 साल का रिटर्न। ठीक है। ऐसे ही अगर मैं नीचे चलता हूँ तो आप देखिए स्मॉल और मिड कैप पे कितना मिल रहा है, ये देखिए 43%, 45% रिटर्न। मतलब अगर मैंने 1000 रुपये डाला तो मेरे को जो है 45% का रिटर्न मिला, यानी कि 45% यानी कि 450 रुपये और ऐड कर देता हूँ तो 1000 रुपये जो थे मेरे 1450 रुपये हो गए। समझ रहे हैं आप। सेम चीज़ यहाँ पे 1 साल का रिटर्न दिखा रहा है। अब दोस्तों अब आपने पैसा इन्वेस्ट करा, ज़रूरी नहीं है कि आप 1 साल बाद ही निकालें, और 1 साल में हो सकता है इतना रिटर्न अगले बार ना दे ये फंड। तो परफॉर्मेंस जाननी बहुत ज़रूरी होती है कि भैया ये परफॉर्मेंस क्या है हर फंड की, तो तभी आप इन्वेस्ट करें। तो सबसे अच्छी चीज़ है यहाँ पे जैसे हाईलाइट करेंगे तो यहाँ पे आप किसी भी फंड के ऊपर अपना माउस लेके जाइए तो आपको जो है यहाँ पे 4-5 चीज़ें दिखाएगा। पहला ये परफॉर्मेंस चार्ट, होल्डिंग्स। होल्डिंग्स का मतलब है कि किन किन कंपनीज़ में ये ग्रुप पैसा लगा रहा है। ठीक है। जैसे मैं परफॉर्मेंस में जाता हूँ, राइट क्लिक करके इसे ओपन एंड न्यू टैब कर लेता हूँ। मैं एसबीआई ब्लू चिप फंड की बात कर रहा हूँ, तो अगर मेरे सब्सक्राइबर जो है देख रहे हो तो ध्यान से समझ लीजिएगा। ठीक है। मैं इस पर फिर से जाता हूँ, परफॉर्मेंस पे क्लिक मारता हूँ, ओपन एंड न्यू टैब करता हूँ, खुलने दीजिए उसको। फिर से मैं इस पर क्लिक मारता हूँ और यहाँ पे होल्डिंग्स पे क्लिक मारता हूँ। ठीक है। और भी बहुत चीज़ें हैं, कंपैरिजन आप देख सकते हैं बाकी म्यूचुअल फंड के अकॉर्डिंग में, इन्वेस्टमेंट की इन्फो देख सकते हैं, चार्ट्स वगैरह देख सकते हैं। तो मेन चीज़ें हमें जो है परफॉर्मेंस और जो है होल्डिंग्स देखनी है। तो अब हम जैसे परफॉर्मेंस पे आ गए, तो अब देख ये होल्डिंग्स आया बेसिकली। तो होल्डिंग्स में आप देखिए एसबीआई ब्लू चिप फंड जो है किन किन जगह पे पैसा इन्वेस्ट कर रहा है इस समय। नाम तो ब्लू चिप है, ठीक है, नाम तो ब्लू चिप है कि आईटी से रिलेटेड, इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड वही करेगा, लेकिन आप देखिए ये बहुत सारी जगह कर रहा है। बैंक्स में भी इसका पैसा लगा हुआ है। तो आप देखिए कितनी क्वांटिटी के इन्होंने शेयर्स खरीद रखे हैं, कितनी वैल्यू है इनकी, और कितना परसेंट जो है रिटर्न है उन पर्टिकुलर शेयर्स पे। ऑन एंड एवरेज निकाल के ही एनएवी बनता है इसका। ठीक है। तो अब देखिए आप कितनी कितनी किन किन कहना चाहिए किन किन कंपनीज़ के शेयर्स इस म्यूचुअल फंड ने, एसबीआई ब्लू चिप फंड ने खरीद रखे हैं। तो आप यहाँ से देख सकते हैं, पता लगा सकते हैं। ठीक है। और नीचे ये बहुत सारी चीज़ें हैं, टेक्निकल चीज़ें आप पढ़ सकते हैं। ठीक है। अब दोस्तों जो मेन चीज़ है वो है परफॉर्मेंस देखना। परफॉर्मेंस आप देखिए यहाँ पे, तो ये जो मीटर है ये जितना ग्रीन में होगा यानी कि बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ठीक है। और दूसरी चीज़ यहाँ पे आप ग्राफ देख सकते हैं कैसा है। अब मेन चीज़ जो है बहुत अच्छी चीज़ वो है रिटर्न्स, कि ये रिटर्न्स कितने दे रहा है एनएवी। ठीक है। तो आप देखिए कि अगर 1 मंथ की इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 2% दे रहा है, 3 महीने की करते हैं तो 7% दिया। और ये पुराना रिकॉर्ड से है, मतलब कि आज से 1 महीने पहले में कितना 2% की रिटर्न दी इसने। जिसने 3 महीने पहले करा इन्वेस्टमेंट उसे 7% की दी, जिसने 6 महीने पहले करा उसे 13% की दी, जिसने 1 साल पहले करा उसे 20% की दी, जिसने 5 साल पहले करा उसको 21% की रिटर्न मिली है। और उस समय रैंक कितनी थी, 4 थी, 58 थी, ये सब चीज़ें से हमें मतलब नहीं है, हमें केवल रिटर्न से मतलब है। तो अब देखिए ये आपको चीज़ें जो है ऑन एन एवरेज सब कुछ मिल जाएगा। अब वो जो वहाँ पे वैल्यूज़ आ रही थी ना, जो वहाँ पे राइट क्लिक मार के हमें जो चीज़ें आ रही थी यहाँ पे, सेम चीज़ें आपको यहाँ पे इसी पेज पे भी मिल जाएंगी। नीचे आप जाएंगे, सेम इस पे भी नीचे, अगर इस वाले पेज पे सॉरी
परफॉर्मेंस वाले पे मिल जाएगी। इन्वेस्टमेंट इन्फो में आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं कि ये कब खुला था, ठीक है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट इसमें कितनी चाहिए इस फंड में इन्वेस्ट करने के लिए, तो 5,000 रुपये आपको चाहिए इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। फंड मैनेजर कौन है इसका, सोहिनी अंदानी है, तो आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं, और ये क्या क्या मैनेज करता है ये पढ़ सकते हैं, ठीक है। पीयर कंपैरिजन आप देख सकते हैं कि इसके कंपैरिजन में जो और म्यूचुअल फंड है सेम इस जैसे लगभग, वो कितने कितने में है, तो आप देख सकते हैं डायरेक्ट वाला है, ये कौन सा है हमारा, ये रेगुलर वाला है दोस्तों, जो हमने देखा है ये रेगुलर वाला। ये देखिए नीचे डायरेक्ट वाला है, डायरेक्ट वाला मतलब मैं जाके सीधे डायरेक्टली ऑनलाइन अप्लाई करके ख़रीद सकता हूँ, और रेगुलर वाला जो है मुझे जो है किसी ब्रोकर के थ्रू लेना पड़ेगा, ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे कि कितनी सारी चीज़ें यहाँ पे दे रखी हैं इस पीयर कंपैरिजन में। पोर्टफोलियो में आप देख सकते हैं किन किन जगह पे इनका पैसा लगा हुआ है और कितनी वैल्यू है उस पैसे की, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे आप वीडियोस वगैरह देख सकते हैं, मैसेज है, कम्युनिटी है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मेन चीज़ें जो है वो मैंने आपको बता दी है कि ये म्यूचुअल फंड्स हैं जितने भी इस समय मार्केट में अवेलेबल हैं, टॉप रैंक 1 वाले, रैंक 2 के आप देख लीजिए, 3 के, 4 के, 5 के। तो हमें जो मतलब होना चाहिए पैसा लगाने से वो रैंक 1 या रैंक 2 में हम लगा सकते हैं। और इसके अलावा हमें जो देखना है वो देखना है रिटर्न कितना दिया है पिछले 6 महीने में। ऑन एन एवरेज अगर मुझे 20% रिटर्न दे रहा है पिछले 1 महीने में, सॉरी पिछले 1 साल में या 2 साल में या 3 साल में ऑन एन एवरेज दे रहा है, तो अच्छा है, क्योंकि मैं 1 साल से ऊपर ही इन्वेस्ट करूँ तो बेटर है। और 1 साल से ऊपर ही इन्वेस्टमेंट अगर मैं रखता हूँ और मुझे 20% रिटर्न मिल जाता है तो मुझे तो उससे भी बेटर है ना, जो मैं अगर अदर स्कीम्स में एफडी वेफडी में कराता हूँ 8% 9% भी अगर मुझे मिलता है, तो यहाँ तो 20% मिल रहा है। तो इस हिसाब से आपको जो है थोड़ा रिसर्च करना पड़ेगा, यहाँ पे देखना पड़ेगा। आप देख सकते हैं स्मॉल एंड मिड कैप वालों में अच्छा खासा रिटर्न आता है। ये देखिए 45% तक दिया है, 44% तक दिया है इसने, और 45% तक दिया है। अब ऐसा नहीं है दोस्तों कि आप मान लीजिए किसी वेबसाइट पे जाते हैं, ठीक है, अब आपको ख़रीदना कैसे है, तो ख़रीदने के लिए आपको जो है मैं आपको एक दिखाऊंगा ख़रीद के, मैं खुद भी लूँगा। जैसे तो मैंने यहाँ पे कुछ साइट्स लिख रखी हैं, और भी बहुत सारी साइट्स हैं, HDFC की है, हर बैंक की साइट है, हर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की साइट है, आप वहाँ से ख़रीद सकते हैं। आप किसी भी साइट से जाके जो है ख़रीद सकते हैं म्यूचुअल फंड, और किसी का भी कोई भी म्यूचुअल फंड खरीद सकते हैं, कोई ऐसा नहीं है। अगर आपके पास डीमैट अकाउंट है खुद का, तो आप वहाँ से भी म्यूचुअल फंड खरीद सकते हैं, या SIP के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हैं। SIP वहाँ पे दे रखा होगा, आप इन साइट्स पे जाइए जो मैंने लिख रखी है, चाहे यहाँ से लीजिए चाहे आपके पास जो है, ये तो मैंने केवल एग्जांपल के तौर पे लिख रखी हैं। तो ये SBI म्यूचुअल फंड की है, ये कोटक की है, तो लेकिन जैसे कुछ बैंक की है, मान लीजिए कोटक है, जैसे मैं देख रहा था तो मुझे कोटक का पसंद आया, अच्छा लगा। मतलब ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, ये किसी ने नहीं बोला, मैंने थोड़ा सा रिसर्च करके थोड़ा बहुत देखा था, और मेरे को इसलिए भी लगा क्योंकि मैं बताता हूँ मेन रीज़न, कि मैंने देखा कि ना कि इन्होंने क्या कर रखा है कि अगर आप कोटक की वेबसाइट के थ्रू ही कोटक का ख़रीद रहे हैं, ठीक है, तो आपको मिनिमम वैल्यू जो है आपकी इन्वेस्टमेंट की, जैसे 1,000 रुपये है, ठीक है, तो वो दिखा रहा था कि अगर आप कोटक की वेबसाइट पर जाके कोटक का ही खरीद रहे हैं, म्यूचुअल फंड ले रहे हैं, SIP के थ्रू इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आपको मिनिमम इन्वेस्टमेंट का जो प्राइस है वो कम हो जाएगा, 500 रुपये हो जाएगा। मतलब मैं 1,000 रुपये मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो और लोगों की तरह नहीं देने पड़ेंगे मुझे केवल मैं 500 रुपये दे के भी इन्वेस्ट कर सकता हूँ। तो ये चीज़ मुझे थोड़ी सी लगी, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो बाकी तो और कुछ नहीं है यहाँ पर, मैं आप लोगों को सब बता चुका हूँ, NAV क्या है, SIP क्या है, ठीक है, कंपाउंडिंग और ये सारी चीज़ें चलती हैं, क्रिजल रेटिंग, ठीक है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, KYC रजिस्ट्रेशन एजेंसी कौन कौन सी है, आप रजिस्ट्रेशन, अब तो KYC होते हैं, तो कई जो म्यूचुअल फंड की वेबसाइट हैं या डीमैट वाले भी जो वेबसाइट्स हैं, वो आप उन पे KYC कर सकते हैं डायरेक्टली, जैसे और हमने लोगों ने और वीडियोज़ में दिखाया मैंने आपको। NPS के लिए ENPS वाली जो साइट है, वहाँ से आप KYC करके NPS स्कीम में इन्वेस्ट कर सकते हैं, नेशनल पेंशन स्कीम में। आपको कुछ नहीं करना, पैन कार्ड चाहिए आपका, सॉरी आधार कार्ड, और उस आधार कार्ड में आपका जो है मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए, आपके मोबाइल नंबर पर OTP आएगा, वो आपका जो है KYC रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ है। अब रजिस्ट्रेशन के लिए डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए KYC के लिए, पैन कार्ड, पासपोर्ट फ़ोटो साइज़, एड्रेस प्रूफ और बैंक डिटेल्स, ठीक है। टॉप रेटेड म्यूचुअल फंड्स बताया मैंने आपको बताया कहाँ से बाय करना है। तो कल मैं जो वीडियो बनाऊंगा एक और, उसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे मैं बाय करूंगा, आप लोगों के सामने एक लाइव डेमो करके दिखाऊंगा, ठीक है। ये ELSS क्या होता है, ये सब चीज़ें मैंने लिख दी हैं, तो आप जाके खुद भी पढ़ सकते हैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, या फिर आप जो है इसको पढ़ सकते हैं बेसिकली जो है मेरी techblue.com जो साइट है उस पर जाके। तो ये था वीडियो आज का दोस्तों, आशा करता हूँ आपको थोड़ा समझ में आया होगा। अगर कोई भी दिक्कत है या कुछ भी है, बस 3 फंडे याद रखिए, म्यूचुअल फंड ही म्यूचुअल फंड है, चाहे ELSS हो चाहे SIP हो।
म्यूचुअल फंड में अगर आप एक बार में पैसा लगा रहे हैं तो जनरली आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं एक तरीके से, तो इस चीज़ को नॉर्मल इन्वेस्टमेंट बोलेंगे। लेकिन अगर आप एसआईपी के थ्रू मंथली कुछ पेमेंट देके या क्वार्टरली या फिर इस तरीके से पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो जिस दिन आपने जो पेमेंट दी है उस हिसाब से आपको जो है उस दिन की वैल्यू के हिसाब से एनएवी अलोकेट हो जाएंगे, तो वो बढ़ते रहते हैं लास्ट में। इसी को हम बोलते हैं सिस्टमेटिक वे में इन्वेस्टमेंट करना। तो ये एसआईपी इन्वेस्टमेंट कहा जाता है, म्यूचुअल फंड में ही हो रही है, आप म्यूचुअल फंड ही चूज़ करेंगे वहाँ पे जाके, ठीक है। तीसरी चीज़ है ईएलएसएस, वो म्यूचुअल फंड जिनमें टैक्स सेविंग हो सकती है, लेकिन इसमें क्या होता है आपका पैसा जो है लॉक हो जाता है 3 साल के लिए, ठीक है। तो इस चीज़ को, ये 3 फंडे को ध्यान रखिए, आप कभी भी कोई टेंशन नहीं आएगी। और बाकी जैसे मैंने आपको बताया, मनी कंट्रोल साइट पे आप जाके सर्च मार सकते हैं, जो मैंने लिंक दिया है, और जितने भी म्यूचुअल फंड है आप देख सकते हैं, उनकी परफॉर्मेंस देख सकते हैं, कौन कौन से शेयर उन्होंने किस कंपनी के खरीद रखे हैं होल्डिंग के, तो उस चीज़ को आप देख सकते हैं, ध्यान रख सकते हैं। तो आज का वीडियो यहीं तक है। कल मैं जो वीडियो बनाऊंगा उसमें आपको लाइव डेमो दूंगा खरीदते हुए। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स में, फ्रेंड सर्कल में, सोशल मीडिया पे। और दोस्तों कीप शेयरिंग एंड कीप मोटिवेटिंग अस। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, एंड हैव अ गुड डे।